सीधा मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। आज हम मंडे नाइट रॉ के उन ऐतिहासिक और विस्फोटक पलों का एनालिसिस करने वाले हैं जिन्होंने पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। एक ही रात में सारे समीकरण कैसे बदल गए, ये देखना सच में क्रेजी था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब ब्लड लाइन पूरी तरह से बिखर जाती है और एक रिटायर्ड बीस्ट अचानक से जाग उठता है। यही वो सवाल है जो इस वक्त हर फैन के दिमाग में गूंज रहा है। रॉ के इस एपिसोड ने साफ कर दिया है कि आने वाले क्लैश इन इटली इवेंट में दांव कितने ऊंचे होने वाले हैं। एक तरफ एक परिवार का खूंखार सिविल वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान वापस आ गया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो देखते हैं कि इस बवाल की शुरुआत आखिर हुई कैसे। सेक्शन 3, ब्लड लाइन का उबाल बिंदु। शो की शुरुआत में ही रोमन रेंस का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर था और उनका एक ही फोकस था, जेकब फाटू से अपना बदला लेना। अब अगर इस भयंकर दुश्मनी की बात करें तो इसके कुछ मुख्य पहलू हैं। पहला, जेकब फाटू का खतरनाक और बिल्कुल बेकाबू बर्ताव। वो मैनेजमेंट की कोई परवाह नहीं कर रहे और लगातार अपनी हदों को पार करके रोमन रेंस को ललकार रहे हैं। दूसरा, बैकलैश के बाद रोमन रेंस के अंदर बदले की जो आग है और उनका जो अटूट फोकस है वो साफ नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट, जिमी और जे ऊसो ने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे और उल्टा उन्हें जेकब की उस जानलेवा टोंगन ग्रिप का शिकार होना पड़ा। और आखिरी पॉइंट, इसके बाद जो भयानक फिजिकल तकरार हुई, सुपर किक्स, स्प्लैश और अंत में रोमन रेंस का वो विनाशकारी स्पीयर, मतलब पूरा परिवार रिंग में एक दूसरे के खून का प्यासा नजर आ रहा था। इस पूरे बवाल में जो सबसे दिलचस्प डायनामिक उभर कर आया वो सच में हैरान करने वाला था। एक तरफ रोमन रेंस जेकब फाटू को बिल्कुल ग्रेट खली की तरह रस्सियों में बांध रहे थे, जो कि एक क्लासिक हील यानी विलन वाला काम है। लेकिन दूसरी तरफ अरीना में बैठे दर्शक खुशी से पागल हो रहे थे। हर एक पंच और स्पीयर पर भारी चीयर मिल रहा था और पूरे अरीना में ओटीसी के चैंट्स गूंज रहे थे। रेसलिंग में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जब इन रिंग एक्शन तो पूरी तरह से नेगेटिव हो लेकिन क्राउड उसे एक अल्टीमेट बेबी फेस या हीरो की तरह सेलिब्रेट कर रहा हो। सेक्शन 6, क्लैश में ट्राइबल कॉम्बैट। इस भयंकर मारपीट के बाद जब लगा कि रोमन वापस जा रहे हैं, तभी एक घायल लेकिन निडर जेकब फाटू ने माइक पकड़ा और एक ऐसी चुनौती दे डाली जिसने सबको चौंका दिया। और रोमन ने बिना पलक झपकाए कहा, आई एक्सेप्ट। अब ये ट्राइबल कॉम्बैट कोई साधारण मैच नहीं है दोस्तों। ये एक बेहद खतरनाक, बिना नियमों वाला और बहुत ही हाई स्टेक्स वाला युद्ध का मैदान है। इस मैच को खास तौर पर इस पारिवारिक युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लैश इन इटली इवेंट में अब ये पूरी तरह से तय हो जाएगा कि इस ब्लड लाइन के सिंहासन का और इस परिवार का असली लीडर कौन है। सेक्शन 8, मिड कार्ड में उथल पुथल। ब्लड लाइन के इस भारी ड्रामे के अलावा बाकी स्टोरी लाइन्स भी क्लैश इन इटली की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। रॉ के मिड कार्ड में भी कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। फिन बैलर ने एक बेहद खतरनाक स्ट्रीट फाइट में जेडी मैकडोना को अपने ट्रेडमार्क कूडी ग्रास से हरा दिया, जो ये साफ दिखाता है कि वो अब जजमेंट डे से आगे बढ़ रहे हैं। उधर विमेंस डिवीजन में सोल रुका ने बेकी लिंच को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ललकारा और बेकी ने वो चुनौती स्वीकार भी कर ली है। तो पूरी संभावना है कि टाइटल्स दांव पर होंगे। इसके अलावा विमेंस टैग टाइटल्स मैच में रॉक्सान और रकेल ने अपना टाइटल तो रिटेन कर लिया, लेकिन मैच के बाद लायरा और बेली के वहां आ जाने से भारी बवाल मच गया। अब बात करते हैं मेन इवेंट के इस हाई वोल्टेज ड्रामे की। ये मैच किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। शुरुआत में सेथ रॉलिंस ऑस्टिन थ्योरी पर पूरी तरह हावी थे, लेकिन फिर लोगन पॉल ने बार बार दखल देना शुरू कर दिया और बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने ब्रास नकल्स तक निकाल लिए। इसके बावजूद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि ऑस्टिन थ्योरी सिर्फ एक पेडिग्री खाकर मैच हार गए। और भाई, असली बवाल तो तब हुआ जब ब्रॉन ब्रेकर ने रिंग में तूफान की तरह एंट्री मारी। उन्होंने रिंग में आकर तबाही मचा दी और अपने विनाशकारी स्पेयर से सबको ढेर कर दिया। सेक्शन 11, द बीस्ट इनकार्नेट की वापसी। एक ऐसा पल जिसने पूरे अरीना को सन कर दिया। तो हुआ कुछ यूं कि शो के बीच में ओबा फेमी अपना ओपन चैलेंज लेकर रिंग में खड़े थे। अरीना में एकदम शांति थी और तभी अचानक से लाइट डिम हो जाती है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हर कोई ये मान चुका था कि द बीस्ट अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही लाइट वापस आई, ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी के ठीक पीछे खड़े थे। क्राउड का जो रिएक्शन था ना, वो सच में अनरियल था। ब्रॉक लेसनर का ये कमबैक इस साल का सबसे बड़ा शॉक बन गया
और उन्होंने सिर्फ वापसी ही नहीं की बल्कि ओबाफेमी को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ ये नंबर 4 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये ब्रॉक लेसनर के टोटल डोमिनेंस का पक्का सबूत है। लेसनर ने ओबाफेमी को एक के बाद एक लगातार 4 विनाशकारी F5 लगाए। उन्होंने ओबाफेमी को रिंग में पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, अपना चौथा और आखिरी F5 लगाने के बाद लेसनर उठे भी नहीं। वो बस जमीन पर पड़े पड़े एक टूटे हुए ओबाफेमी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब ये वो बीस्ट था जो अपना पुराना हिसाब चुकता करने के इरादे से आया था। ब्रॉक लेसनर के इस भयानक हमले के पीछे की असली मास्टर प्लानिंग बैकस्टेज जाकर साफ हुई। एडम पियर्स जब घबराए हुए पॉल हेमन के पास पहुंचे तो हेमन ने दिखाया कि वो क्यों इस बिजनेस के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने पियर्स के हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया जिस पर ब्रॉक लेसनर के साइन पहले से मौजूद थे। हेमन ने बड़ी ही चालाकी से इसे इतिहास का सबसे बड़ा रीमैच करार दिया। और बस इसके साथ ही क्लैश इन इटली के लिए ब्रॉक लेसनर बनाम ओबाफेमी का ये महामुकाबला लगभग ऑफिशियल हो गया है। तो मंडे नाइट रॉ के इस एपिसोड ने क्लैश इन इटली के दाव सच में बहुत ऊंचे कर दिए हैं। एक तरफ रोमन रेंस को ट्राइबल कॉम्बैट में अपने ही परिवार के सबसे खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल सदस्य का सामना करना है, और दूसरी तरफ ओबाफेमी के सामने वो बीस्ट खड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाने के लिए अपने रिटायरमेंट से वापस आया है। क्या ये दोनों सुपरस्टार्स इस महासंग्राम में सर्वाइव कर पाएंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि क्लैश इन इटली के इस पूरे बवाल की पिक्चर अब एकदम साफ हो गई होगी।